हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स थ्योरी का पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे साथ ही @iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। ठीक है एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि डेफिनेटली इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं आप सभी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो हम लोअर ग्रेड से ही पीरियडिक टेबल देखते हुए आए हैं और एलिमेंट से हम इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है ऑलरेडी। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज की क्लास में हम क्या कवर करने जा रहे हैं वो हमें पता रहना चाहिए। हमारा माइंड मैप, हमारा रूट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे। तो हम देखेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स मतलब कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और फिर मैं सेशन को समराइज करूंगा। ठीक है एवरीवन, तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स जिसे हम कार्बन फैमिली भी कहते थे, जिसमें हम कौन से एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो आप यहाँ पर रूट तो क्लियर हो गए, आपको पता लग गया कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो और आप कहाँ तक चलेंगे, आपका एंड क्या है, राइट? तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, मतलब कार्बन फैमिली के इंट्रोडक्शन से। तो कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट्स है वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14। कार्बन जो है वो 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है एंड ऑलमोस्ट सभी चीजों में कार्बन प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बेस ही कार्बन है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, राइट? एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स एंड टिन और लेड को हम किस में लेते हैं? मेटल्स में, मतलब धातु में। ठीक है एवरीवन, अब मूव करेंगे इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ, मतलब महत्वपूर्ण गुण। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से दी गई हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, जिन्हें हम कह देते हैं कार्बन फैमिली, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, आर गिवन बिलो। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको बताया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2, मतलब इनकी वैलेंस शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिनका ये यूज करते हैं बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर मैं ऑर्बिटल फॉर्म में दिखाऊं तो आप देखेंगे ग्राउंड स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम NH2। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। NH2 NP2 में जो N है वो आपको क्या दिखा रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कह देते हैं, इसके अलावा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो यह N है ना, वो पीरियड नंबर को डिसाइड कर रहा है। N क्या डिसाइड कर रहा है? पीरियड नंबर। मतलब जैसे जैसे आप पीरियड में नीचे की तरफ आते हैं किसी भी ग्रुप में, नेक्स्ट पीरियड में मूव करते हैं, तो आपकी N की वैल्यू चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द पीरियड नंबर। अगर सेकेंड पीरियड में तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करेंगे। थर्ड पीरियड में तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी, वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और अगर फोर्थ पीरियड एंड सो ऑन हम जाएंगे तो N की वैल्यू 4 एंड सो ऑन हो जाएगी। अच्छा, ग्राउंड स्टेट में आप देख सकते हैं NH2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, और NP में, मतलब P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये दिखा दिए, और NP2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले मैंने शो कर दिए। अब क्या होता है? NH2 से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइट होता है, तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है NS1 और NP3। अब दोनों हाफ फिल्ड हो चुके हैं, NSB और NPB। पहले ग्राउंड स्टेट वाला फुली फिल्ड था और NP वाला
पहले NS वाला ग्राउंड स्टेट में फुली फिल था और NP वाला पार्शियली फिल्ड था। अब क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में NS भी हाफ फिल्ड है और NP भी हाफ फिल्ड है। अब आप जानते हैं हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी, ठीक है एवरीवन, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 और एक्साइटेड स्टेट में NS1 NP3। आई होप क्लियर। अब मैं मूव करूंगा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या होंगे हमारी, जैसे कैटिनेशन, एलोट्रोपी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले हम देखते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का एक लाइन में मीनिंग क्या है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कैटिनेशन के थ्रू कार्बन अपने से ही बार बार जुड़ सकता है और बड़ी बड़ी चेन और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकता है इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है भाई। कार्बन के अंदर कैटिनेशन है, टेट्रावैलेंसी है, कैपेबिलिटी है लॉन्ग चेन फॉर्म्स करने की, इन्हीं वजह से तो ये इतना ज्यादा फेमस है और इसी वजह से ये मोस्टली सभी चीजों में मिलता है। कैटिनेशन है क्या, समझ लीजिए ध्यान से। द टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन इज मैक्सिमम इन कार्बन, वो रीजन है इसका स्मॉल साइज है, ठीक है, एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ड्यू टू स्टेडी इंक्रीज इन मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ। वैसे वैसे जो ये मेटल ना बोल के मैं क्या बोलूंगा इसे, एलिमेंट एलिमेंट, राइट। एम मतलब कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप 14 का है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड हो सकता है, ठीक है। तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू स्टेडी डिक्रीज इन एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, वैसे वैसे कैटिनेशन भी कम होती जाती है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो, बॉन्ड लेंथ कम है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब कैटिनेशन पावर भी ज्यादा है। सो टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन इज मैक्सिमम इन कार्बन, ग्रुप 14 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो। आप यहां से इसका ऑर्डर भी देख सकते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन में, फिर वेरी वेरी लेस हो गई सिलिकॉन में, फिर जर्मेनियम, देन जर्मेनियम और टिन की नियरली इक्वल है, और फिर बहुत कम हो चुकी है लेड की। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया कैटिनेटिंग पावर का। अगर दूसरे पॉइंट पे जाऊं तो आप एलोट्रोपी भी समझ सकते हैं। अपरूपता, अपरूपता मतलब एक ही एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट रूपों में प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट रूपों में प्रेजेंट है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट एक्सेप्ट लेड, लेड मतलब पीबी जिसका सिंबल है, शोज एलोट्रोपी। क्या दिखाते हैं, अपरूपता। यहां पर आप समझ सकते हैं, जैसे कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं और एमोर्फस भी। क्रिस्टलाइन में जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। एमोर्फस में जैसे कोल, चारकोल, लैंप ब्लैक। कोल में कोक, गैस, कार्बन, एटसेट्रा। तो ये कार्बन के एलोट्रोप्स मैंने शो करे हैं आपको। तो कार्बन एग्जिस्ट मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, बोथ क्रिस्टलाइन, दोनों शो करता है, क्रिस्टलाइन भी और एमोर्फस भी। जैसे आपका डायमंड, ग्रेफाइट, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है। जैसे कोल, चारकोल, लैंप ब्लैक, ये क्या है, एमोर्फस फॉर्म्स है। समझ में आया। अब वन बाय वन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन को देखते हैं। लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं इन बातों को, बेसिक बेसिक बातें हैं, तो ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए, एक रिव्यू की तरह, रिकॉलिंग की तरह इसे ले लीजिए, ठीक है। तो डायमंड, डायमंड आप सभी जानते हैं हार्ड होता है नेचर में, कार्बन प्रेजेंट होता है। देखिए, इट इज द प्योरेस्ट हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसिटी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और डेंसिटी बहुत ज्यादा। डायमंड में होता क्या है कि एक कार्बन जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, मतलब उसने अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर रखे हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अगर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, मतलब इंसुलेटर की तरह काम करेगा। हार्डेस्ट फॉर्म है तो चीजों को ड्रिल करने के लिए, हार्ड चीजों में ड्रिल करने के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, इन इट ईच कार्बन एटम, अच्छा कार्बन एटम 4 अलग कार्बन मतलब ईच कार्बन एटम जो इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड इट इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स। इट इज 3D पॉलीमर एंड हैज वेरी हाई डेंसिटी, क्योंकि इसकी
जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके की है, एंड ऑल्सो वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो भी आपके डॉट्स दिख रहे हैं आपको, और इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। और आप किसी भी कार्बन एटम को काउंट कर लीजिए, देखिए जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कार्बन एटम किससे बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन एटम कितने एटम से बॉन्डेड दिख रहा है, 4 एटम से। ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड दिख रहा है आपको, 4 से। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो गई, sp3, कैसी अरेंजमेंट हो गई, टेट्राहेड्रल, और हार्डेस्ट फॉर्म है। ये हो गई आपके कुछ डायमंड के बारे में बातें, ठीक है। इसके यूजेज भी देख लेते हैं। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि किसी भी कार्बन एटम को देख लीजिए वो चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज करके बैठा हुआ है, उसने 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड इन कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन मेकिंग ज्वेलरीज एज वेल। आपने सुना होगा ज्वेलरीज में भी डायमंड का यूज करते हैं। आई होप सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे डायमंड के। नेक्स्ट एलोट्रोप, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप आप समझ सकते हैं, ग्रेफाइट और फुलरीन, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हैज 2D स्ट्रक्चर, जैसे डायमंड का 3D स्ट्रक्चर था, ग्रेफाइट का 2D हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, ग्रेफाइट में जो लेयर्स होती है ना, मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा, जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स एक दूसरे से वीकली बाउंडेड होती है, मतलब वीक वेंडरवॉल फोर्सेस से, जिस वजह से वो एक दूसरे पर स्लिपरी होती हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। ये जो डॉटेड 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 लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं, ये वीक फोर्सेस हैं, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, जिस वजह से जो ग्रेफाइट की जो लेयर है ये क्या है, एक दूसरे पर स्लिपरी होते हैं, और इसी वजह से एज ए लुब्रिकेंट ये काम करता है ग्रेफाइट, और सॉफ्ट होता है। अब आप यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि किसी भी कार्बन एटम को देखिए, ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रोप है तो इसमें भी कार्बन होगा, डायमंड में भी कार्बन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट है। कोई भी कार्बन एटम ले लीजिए, वो कार्बन एटम 3 अलग कार्बन एटम से, 3 और कार्बन एटम से बॉन्डेड है। मतलब एक कार्बन एटम अपने, ईच कार्बन एटम इज यूजिंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो सभी कार्बन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। आप ये वाला ले लीजिए, ये भी 3 एटम से, कार्बन एटम से अटैच्ड है, कोवलेंटली बॉन्डेड है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री हो गए, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, फॉर्म्स 3 कोवलेंट बॉन्ड्स विद 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन, ध्यान रखना, इन द सेम प्लेन, एंड द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच, एंड प्रत्येक कार्बन का 4th इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन रिमेन्स फ्री एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी के लिए। किसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ग्रेफाइट का। आप कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, हेक्सागोनल। द प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स गेट फ्यूज्ड टुगेदर, क्या हो रही हैं, फ्यूज्ड हो रही हैं, एक साथ मिलकर एक परमाणु मोटाई की चादरें बनाती हैं, एक साथ मिलकर टू फॉर्म शीट्स ऑफ 1 एटम थिकनेस। कितनी, 1 एटम थिकनेस, सोच रहे हो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है, क्योंकि इसका 4th इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है एक कार्बन एटम का, ऐसे बहुत सारे कार्बन एटम है, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। तो ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज यूजिंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म्स 3 कोवलेंट बॉन्ड्स विद 3 अदर कार्बन एटम्स in the same plane, but the 4th electron of each carbon atom remains free, and यही 4th इलेक्ट्रॉन मुक्त है, और इसी वजह से ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये कुछ बात हुई ग्रेफाइट के बारे में। These sheets are held together by, मैंने कैसा बताया आपको, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, और वीक वैंडरवॉल फोर्सेस है तो डेफिनेटली these layers are slippery over each other, ठीक है, जिस वजह से ग्रेफाइट को कहाँ यूज करते हैं हम, एज ए लुब्रिकेंट यूज कर लेते हैं। किस में यूज कर लेते हैं, एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एलोट्रोप पर, जो कि हमारा फुलरीन। तो फुलरीन क्या है,
ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप है, मतलब किससे बना होगा, कार्बन से। C60 एक फेमस फुलरीन है, राइट। तो फुलरीन्स आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। C60 मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर क्या होती हैं, 12 5 मेंबर्ड रिंग्स एंड 26 मेंबर्ड रिंग्स आर प्रेजेंट इन फुलरीन। 12 5 मेंबर रिंग एंड 26 मेंबर रिंग्स किस में प्रेजेंट होती हैं, फुलरीन में। द 5 मेंबर रिंग्स आर कनेक्टेड टू 6 मेंबर रिंग्स, जबकि जो 6 सदस्य रिंग्स होती हैं दोनों, जबकि 6 सदस्य रिंग्स दोनों 5 और 6 सदस्य रिंग से जुड़ी होती है। मतलब द 5 मेंबर रिंग्स आर कनेक्टेड टू 6 मेंबर रिंग्स while 6 मेंबर रिंग्स आर कनेक्टेड टू बोथ 5 एंड 6 मेंबर रिंग्स। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो आपको दिखा रहा है ये कार्बन एटम है, और ये सभी कार्बन एटम्स किससे बॉन्डेड है, कोवलेंटली बॉन्डेड। ये हमारा एक हेक्सागन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी तरीके से ये हमारा पेंटागन है। ये हमारा क्या है, पेंटागन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिर से समझ लीजिए, इसके अंदर कितनी हेक्सागन है, बताइए, क्लियरली बताइए कितनी हेक्सागन है, 20, ठीक है। और कितनी पेंटागन है, 12। 12 5 मेंबर्ड रिंग्स एंड 26 मेंबर्ड रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। समझिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट दोबारा से बता देता हूँ। 5 membered rings are connected to 6 membered rings while 6 membered rings are connected to both 5 and 6 membered rings। मतलब आप ये समझ सकते हैं कोई भी 5 member ring दूसरी 5 member ring से कनेक्ट नहीं है, बट जो 6 member है वो 6 से भी कनेक्ट है और 5 से भी कनेक्ट है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि कितनी हेक्सागोनल रिंग्स हैं और कितनी पेंटागोनल, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या समझना है, C60 इसका नाम है, कार्बन 60 है, तो 60 कैसे ला सकते हैं, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए, 12 से, तो आपका 60 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 12 तो पेंटागोनल रिंग्स हैं, मतलब 5 मेंबर रिंग्स हैं, और बाकी 20 और 12 नंबर याद हमें रहता ही है, तो बाकी जो 20 रही वो हेक्सागन हो गए, ठीक है, वो 6 मेंबर रिंग हो गए। क्लियर। आई होप आपको फुलरीन भी समझ में आ गया होगा। फुलरीन के यूजेस देख लीजिए, इन माइक्रोस्कोपिक बॉल बियरिंग्स, लाइट वेट बैटरीज में करते हैं, इन सिंथेसिस ऑफ न्यू प्लास्टिक्स एंड न्यू ड्रग्स। फुलरीन्स का बहुत ज्यादा यूज है मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो एलोट्रोप्स हमने समझे हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने कैटिनेशन देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, एलोट्रोपी समझी, और अब नेक्स्ट आया है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको क्या लगता है कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या ग्रुप 14 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकता है टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। चलिए, अगर ये अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर +4 एंड +2। कॉमनली हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +4 दिख रही है या +4 +2 दिख रही है जनरली। अच्छा, +4 किसकी स्टेबल है, +2 किसकी स्टेबल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो डी एंड एफ का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है। डी एंड एफ इंट्रोड्यूस्ड हो गए जिनका शील्डिंग इफेक्ट कम है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो एनएस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइक ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस से, एंड वो मना कर देते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी इफेक्ट को बोल देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। So the common oxidation state are +4 and +2. कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना है -4 भी एग्जिस्ट करता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। जब भी आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो 2 यूनिट से जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, 2 यूनिट कम वाली, और जैसे +4 है तो 2 यूनिट कम करिए +2, तो +2 टॉप टू बॉटम जाने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +4 की स्टेबिलिटी घटती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। रीजन मैंने आपको बताया, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जड़ता युग्म प्रभाव। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अ सिंगल लाइन
दैट कैन डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट इज, क्या है, द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्साइड्स। अब कार्बन के जो आपने ऑक्साइड्स पढ़े होंगे कौन कौन से, जनरल हम जो सुनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा CO2, बाकी एलिमेंट्स के जैसे SiO2, GeO2। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एक जनरल बात क्या है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर एसिडिक, वेयर एज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो टिन और लेड को हम मेटल में लेके चलते हैं, तो टिन ऑक्साइड एंड जो लेड ऑक्साइड है दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट, वेयर एज SnO2 एंड PbO2 आर एम्फोटेरिक, मतलब उभयधर्मी हैं। अमंग मोनोऑक्साइड्स CO हमारा न्यूट्रल है, GeO इज डिस्टिंक्टली एसिडिक, स्पष्ट रूप से अम्लीय है, जबकि जो SnO है और जो PbO है मतलब टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, एम्फोटेरिक। क्या है मतलब, अगर हम O2 की फॉर्म में लें या मोनोऑक्साइड लें या डाइऑक्साइड लें, दोनों ही टिन के क्या है, टिन और लेड के उभयधर्मी, मतलब एम्फोटेरिक। मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ CO2 इज स्टेबल, क्यों, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटर। कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म ए मल्टीपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। CO2 का स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बन चुका है, बट SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड exist in 3D polymeric form and has high melting point। कैसा melting point है इसका, high melting point and is solid at room temperature। आई होप समझ में आई होगी बात। तो मोनोमेरिक फॉर्म जो CO2 की है वो स्टेबल है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से बना लेता है p पाई बॉन्ड, राइट, p पाई बॉन्ड। and SiO2 exists in 3D polymeric form and it has high melting point एंड ये सॉलिड भी है रूम टेम्परेचर पे, ये कमरे के तापमान पर क्या है, ठोस होता है। थोड़ा इसको और समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पहले देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, मतलब जल के प्रति क्रियाशीलता। अगर आप जल के प्रति इनकी रिएक्शन देखें तो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, बट जो टिन है वो डिकम्पोज हो जाता है विद स्टीम, नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर से नहीं, स्टीम से, टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। मतलब अगर आप SN की रिएक्शन 2H2 के साथ कराएं, हाईली हमने इसको हीट कर रखा है, हीट मतलब ये स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन, H2O किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्टीम। अगर ये स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ SN प्लस 2H2 आपको क्या देगा, ऑक्साइड SnO2 प्लस 2H2, तो टू फॉर्म डाइऑक्साइड SnO2 दे दिया, टिन डाइऑक्साइड प्लस 2H2 डाइहाइड्रोजन गैस। आई होप क्लियर हुआ होगा। लेड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है जिस वजह से वाटर से ये रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, प्रोटेक्ट बिकॉज ऑफ ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये एलिमेंट्स हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम नॉट अफेक्टेड है, टिन अफेक्टेड है बट स्टीम से, और लेड भी अनअफेक्टेड है बिकॉज लेड एक लेड ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, जिस वजह से वो वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाता। फिर आते हैं हमारे हालाइड्स। अब हालाइड्स क्या है, GeX4 किस स्टेट में है, +4 में जर्मेनियम, तो GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। GeX2 में किस स्टेट में है, +2 में, जबकि PbX2 +2 में ज्यादा स्टेबल है PbX से। एंड SnCl2 किसमें, +2 में, ज्यादा स्टेबल है SnCl4 से, क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड तो नीचे जाते जाते +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, +4 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी घट जाती है। SnCl4 इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू कोवेलेंट करेक्टर, जितनी स्ट्रांगली अट्रैक्शन होंगी तो सॉलिड फॉर्म में, थोड़ी वीक अट्रैक्शन है तो
लिक्विड। तो SnCl4 क्या होता है, लिक्विड होता है। रीजन क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर होता है उसके अंदर। एंड SnCl2 सॉलिड हो जाता है। SnCl4 SN+4 में लिक्विड होता है ड्यू टू कोवलेंट कैरेक्टर, एंड SnCl2 वहीं पर सॉलिड हो जाता है, कमरे के तापमान पर ठोस होता है। समझिए Sn अगर +4 में है तो वो क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, बट SnCl2 वहीं पर क्या हो जाता है, कमरे के तापमान पर ठोस हो जाता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। SnCl4 क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, और SnCl2 क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर में। एक्सेप्ट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, अदर हैलाइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि बाकी सभी हैलाइड्स में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। कार्बन जो कि सेकंड पीरियड का है, जिसके अंदर 2d पॉसिबल नहीं होता, 2d पॉसिबल नहीं है तो ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता और हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो CCl4 को छोड़कर अदर हैलाइड्स आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है। सिलिकॉन हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिस वजह से क्या कर सकता है, इट कैन एक्सपेंड इट कोवैलेंसी एंड फॉर्म हायर हैलाइड्स SiF6 2 नेगेटिव, बट नॉट SiCl6 2 नेगेटिव, क्योंकि सिलिकॉन का साइज आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग Cl बड़े साइज वाले इससे जुड़े हुए हैं। लार्जर साइज ऑफ 6 क्लोराइड आयंस अगर यहाँ पर अटैच हो जाएंगे तो इट कैन नॉट एकोमोडेट देम, right? So that cannot be accommodated around Si4 positive due to the limitation of its size. Si4 positive के साइज की वजह से ये 6 क्लोराइड आयंस को अपने अराउंड एकोमोडेट नहीं कर सकता। क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, किस पे मूव कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, जिन्हें हम कार्बन फैमिली भी बोल देते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मैंने बताया आपको कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 2 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को कुछ इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, C+H2O 473 केल्विन से 1273 केल्विन पर, 473 केल्विन से 1273 केल्विन पर हीट करते हैं, आपको मिलती है CO+H2, जिसको हम बोल देते हैं वाटर गैस। ठीक है, किसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर गैस। ठीक है। उसके अलावा अगर हम 2C+O2+4N2 को अराउंड 1273 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमें मिलती है प्रोड्यूसर गैस 2CO+4N2, मतलब CO+H2 के मिक्सचर को वाटर गैस और CO+N2 के मिक्सचर को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना अपने माइंड में। ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन, कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन से प्रिपेयर कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स इन एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, उसको इनकम्प्लीट कंबशन से CO को, और 2 मेथड ये मैंने दिखा दिए, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीट कंबशन। किसका कंप्लीट कंबशन, कार्बन या कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स इन एक्सेस ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का बहुत ज्यादा यूज है, जैसे जो ये आर्टिफिशियल स्मोक हम प्रिपेयर करते हैं ना, आर्टिफिशियल स्मोक धुआं जो प्रिपेयर करते हैं वो भी हम ड्राई आइस से कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्लाइम हो जाती है बहुत जल्दी से। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस बाय अलाउइंग द लिक्विफाइड CO2 टू एक्सपेंड रैपिडली, बाय अलाउइंग द लिक्विफाइड CO2 टू एक्सपेंड रैपिडली। और जो ड्राई आइस के नाम से इसे हम जानते हैं, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते थे, ड्राई आइस, और इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। जो माइनस बहुत कम डिग्री पर जो फूड या जो हमें आइसक्रीम या जो भी आइटम रखना होता है, तो उसे हम ड्राई आइस की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं, उसको एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं ड्राई आइस को वहां पर। ठीक है एवरीवन, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। तो जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, इट इज टेट्राहेड्रल, दिख ही रहा है, एंड एसेंशियली कोवलेंट। इट इज रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्शन आप देख सकते हैं, SiCl4 4H2O के साथ रिएक्शन हुई,
मॉइस्ट एयर है, और SiOH होल 4 प्लस 4HCl इसने प्रोड्यूस किया, राइट, लिबरेटिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट कहता है SiCl4 की हाइड्रोलिसिस occurs due to the coordination of OH with empty 3d orbitals। मैंने कहा था ना हाइड्रोलिसिस हो रही है क्योंकि 3d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं इन सिलिकॉन एटम ऑफ SiCl4 मॉलिक्यूल। उसे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये हो गया SiCl4, हाइड्रोलिसिस करनी है मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, 2H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हुए, 2 OH यहाँ से कोऑर्डिनेट हो गए इस तरीके से ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ OH विद एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स, किसमें, सिलिकॉन एटम में, किसके, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल के। यहाँ से 2 Cl नेगेटिव आउट हुए, 2 OH नेगेटिव अटैच हो गए, 2 H2 ने फिर रिएक्शन करी, 2H पॉजिटिव आउट हुआ, फिर से कोऑर्डिनेशन हुआ OH का, फिर 2 Cl नेगेटिव आउट हुए और बन गया SiOH होल 4। और कितनी बार, 2H 2H 4H और 2 Cl 2 Cl 4 Cl, तो 4HCl यहाँ से आउट हुआ। तो कोई भी रिएक्शन बहुत इजीली हम लिख देते हैं, बट एक्चुअली में उसके पीछे क्या हो रहा है वो रीजन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सिलिकॉन्स के बारे में। समझिए सिलिकॉन्स, these are synthetic organosilicon compounds which has repeated units, किसकी, R2SiO की, किसकी यूनिट है इसके अंदर, R2SiO की रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट है। एंड कहाँ से प्रिपेयर करते हैं हम इन्हें, एल्काइल हैलाइड से। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे 2CH3Cl प्लस सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन। अगर हम करते हैं ये रिएक्शन तो हमें मिल जाता है R2SiCl2, मतलब CH3 होल ट्वाइस SiCl2। फिर यहाँ पर वही करना है, H2 का इंट्रोडक्शन, रिमूवल हो जाएगा HCl, तो 2 OH आ जाएंगे, SiOH होल ट्वाइस। OH के कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये रिएक्शंस होती हैं, ध्यान रख समझिए, ठीक है। CH3 होल ट्वाइस SiOH होल ट्वाइस। अब रिपीटिंग यूनिट किसकी, R2Si, ये रहा R, ये रहा R, मतलब मिथाइल मिथाइल, CH3 Si से जुड़ा हुआ है OH, इधर भी OH, फिर सेम यूनिट लिखी, Si पर 2 CH3 और 2 OH, फिर सेम यूनिट लिखी। तो कैसे, यहाँ से H2O रिलीज हो रहा है एक तरीके से, क्या रिलीज हो रहा है, OH और ये इसका H, बीच में यूनिट जो आ रही है वो O से ये अटैच्ड हो रहे हैं, तो Si पर 2 CH3, एक O इधर, फिर Si पर 2 CH3, ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, n टाइम्स लिख सकते हैं। इधर ये O से अटैच्ड होगा और इधर ये इस तरीके से चलती रहेगी, ये बन गया सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है, सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड जिनके पास रिपीटिंग यूनिट है R2SiO की। यहाँ पर हमने CH3 लिया है और बाकी आप R कुछ भी ले सकते हैं। हाईली क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड कैसे, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ RSiCl3। किसकी हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं, RSiCl3, RSiCl3, ध्यान रखना। इन्हें कहाँ यूज किया जाता है, दे आर यूज्ड एज ए सीलेंट, ग्रीसेस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स। बीइंग बायोकम्पेटिबल, दे आर ऑल्सो यूज्ड, जैव संगत होने के कारण ये किस में यूज किए जाते हैं, इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स में भी, ठीक है, इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स में भी। तो मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चाहिए उसे हम RSiCl3 की हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सिलिकेट्स के बारे में। तो सिलिकेट्स क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल्स एग्जिस्ट इन नेचर। बहुत सारे सिलिकेट्स हैं, मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर फेल्सपार, जियोलाइट, माइका एंड एबेस्टोस। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो रहती है सिलिकेट्स की वो SiO4 नेगेटिव, जिसको स्ट्रक्चर वाइज आप ऐसे देख सकते हैं, Si सिलिकॉन टेट्राहेड्रली अटैच्ड है, 4 ऑक्सीजन से, ये रहा एक O नेगेटिव, दूसरा O नेगेटिव, तीसरा और चौथा। इसको एक प्लेन में आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो ब्लैक डॉट है ये सिलिकॉन है और जो बड़ा वाला है ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा SiO4 नेगेटिव। SiO4 negative units is neutralized by positively charged metal ions. किन से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इन्हें, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। इफ ऑल द 4 कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स आर शेयर्ड विद अदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा SiO4 नेगेटिव के बारे में। सिलिकेट्स जो हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ये, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या आता है, जनरली द सिलिकेट्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बट दे मेनली डिफर इन, कुछ 2-3 पॉइंट हैं जिनसे ये डिफर करते हैं, वो मुख्य रूप से भिन्न होते हैं। SiO4 नेगेटिव जो है, मतलब मैंने अभी बताया ना SiO4 नेगेटिव जब शेयर करता है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड बिटवीन, दो यूनिट्स के बीच में कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, रिपीट करता हूं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड बिटवीन SiO4 नेगेटिव, जो कि किसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, सिलिकेट्स की, ठीक है, टेट्राहेड्रा, समझ रहे हो, बहुत सारे टेट्राहेड्रल एक के लिए बहुत सारे अटैच्ड हो गए तो टेट्राहेड्रा बोल देते हैं। सेकंड, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रा, वो किस तरीके से, ठीक है, वो किस तरीके से ज्योमेट्रिकली अरेंज्ड है। नंबर, टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ मेटेलिक कटायंस, नंबर, टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ मेटेलिक कटायंस। उसके अलावा आप क्या समझ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स आर एज फॉलोज, क्या क्या हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स, जैसे आपके ऑर्थो सिलिकेट्स, सिंपल सिलिकेट्स जिनमें SiO4 नेगेटिव की यूनिट्स प्रेजेंट है, मतलब टेट्राहेड्रा, ठीक है। पायरोसिलिकेट्स, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स शेयर 1 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं और शेयरिंग कितने की है, 1 ऑक्सीजन एटम की, टू ऑब्टेन Si2O76 नेगेटिव अनायन, क्या मिल रहा है, 2 चतुष्फल के इकाइयां, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स शेयर कर रही हैं एक ऑक्सीजन एटम, मैंने बताया ना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने शेयर्ड है, इस बेस पर सिलिकेट्स की संरचनाएं जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो डिफर करती हैं, तो क्या बनता है Si2O76 नेगेटिव। साइक्लिक सिलिकेट्स में क्या होता है, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स शेयर 2 ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्म SiO3 2 नेगेटिव होल टू द पावर n, और SiO3 होल n की पावर 2n नेगेटिव अनायन, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। चेन सिलिकेट्स शेयर 2 ऑक्सीजन एटम, जैसे SiO3 की पावर 2 नेगेटिव होल n, और आप इसे लिख सकते हैं SiO3 की पावर 2n नेगेटिव होल n आर ऑब्टेन, SiO3 होल n की पावर 2 नेगेटिव, ठीक है, ये चेन सिलिकेट्स हो गए। सीड सिलिकेट्स इन्वॉल्विंग शेयरिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रन, और क्या मिलता है Si2O5 की पावर 2 नेगेटिव होल n। 3D सिलिकेट्स ऑल द 4 कॉर्नर्स, मतलब चारों कॉर्नर्स जिन पे ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है ऑफ SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा आर शेयर्ड विद अदर, ठीक है, विद अदर्स। एंड 2 इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स जो हैं वो हैं ग्लास एंड सीमेंट, आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट है ग्लास एंड सीमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, आज की लाइफ में ग्लास एंड सीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब जगह देख सकते हैं सीमेंट एंड ग्लास, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहां पे ग्लास और सीमेंट का ही यूज हो रहा है, राइट। आई होप आपको सिलिकेट्स भी समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड पर, जो कि हमारे जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स क्या है, इनको शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी बोल देते हैं। इफ एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 3D नेटवर्क से अगर हम सिलिकॉन को रिप्लेस कर दें किससे, एल्यूमिनियम एटम से, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है दैट इज नोन एज एल्यूमिनोसिलिकेट। सिलिकेट से वो 3D जो नेटवर्क है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का वो सिलिकेट्स, और उनसे अगर हमने क्या कर दिया, सिलिकॉन रिप्लेस करके एल्यूमिनियम डाल दिया, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे एल्यूमिनोसिलिकेट्स एंड एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज। कटायंस जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव या कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। एंड दीज एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, दियर एग्जाम्पल्स इंक्लूड फेल्सपार एंड जियोलाइट्स। जियोलाइट में फेमस क्या है, ZSM5। Zeolites are used as a catalyst in petrochemical industries for cracking of hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ZSM5 that is a type of zeolite is used to convert alcohols directly into gasoline। एल्कोहल्स को हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैसोलिन में, किसकी हेल्प से, बताइए किसकी हेल्प से, ZSM5 की हेल्प से, ठीक है। जियोलाइट्स आर यूज्ड एज ए आयन एक्सचेंजर्स, किसमें, इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कठोर पानी को नरम करने के लिए, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जियोलाइट्स का। एल्कोहल्स को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जियोलाइट्स का, जिसमें हम फेमस जियोलाइट ZSM-5 का यूज करते हैं। ठीक है एवरीवन, ये बातें हुई कुछ जियोलाइट्स के बारे में। आई होप आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में जो भी बातें कवर करी हैं वो सारी आपको समझ में आई होंगी। एक बार अब हम सेशन को समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो हमने कवर की वो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि होता है NH2 कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, और कार्बन की कैटिनेटिंग पावर सबसे ज्यादा है अपने ग्रुप में। एलोट्रोपी, एलोट्रोप्स हमने देखे कार्बन की, मतलब सेम एटम से बने हुए डिफरेंट जो रूप्स आप कह सकते हैं, जो अलग अलग रूप हैं। जैसे एलोट्रोपी का मतलब क्या, अपरूपता, राइट। तो जैसे ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड एटसेट्रा, कोल, चारकोल, कोक, ये सभी क्या है, लैम्प ब्लैक क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिनमें ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड तो क्रिस्टलाइन है, उसी तरीके से एमोर्फस एलोट्रोप भी होते हैं कार्बन के। फिर हमने देखी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पाई जाती है +4 +2, बाकी कार्बन -4 में भी एग्जिस्ट करता है। नीचे जाते जाते +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है और +2 की बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और हमने क्या देखा, ऑक्साइड्स, सभी के ऑक्साइड्स देखें, कौन न्यूट्रल है, कौन एम्फोटेरिक है, किसका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं, कौन एसिडिक है, ये सारी बातें हमने देखी। फिर हमने देखी जल के लिए उनकी रिएक्शन, मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, तो कौन रिएक्शन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो हमने क्या देखा वो आपको पता ही है, हमने टिन की रिएक्शन देखी, किसके साथ, स्टीम के साथ। ठीक है, उसके अलावा हमने हैलाइड्स देखे, तो CCl4 जो है वो क्या नहीं, CCl4 आप जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस है डी ऑर्बिटल की। किसकी एब्सेंस है, डी ऑर्बिटल की। उसके अलावा हमने फिर देखे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे कार्बन के ऑक्साइड CO एंड CO2, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड देखा, सिलिकेट्स देखे, सिलिकेट्स के टाइप्स देखे, क्या देखे हमने, सिलिकॉन्स देखे। सिलिकॉन्स दीज आर सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स विच हैज रिपीटेड यूनिट ऑफ R2SiO, ध्यान रखना। और हमने देखे सिलिकेट्स, लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल्स एग्जिस्ट इन नेचर, जैसे हमारे चेन सिलिकेट्स, स्पायरोसिलिकेट्स, ऑर्थोसिलिकेट्स, सीट सिलिकेट्स एटसेट्रा। और फिर हमने देखे जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या है, आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो जो हमारे सिलिकेट्स हैं, जो SiO2 की 3D अरेंजमेंट है, उसमें से सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दें अगर एल्यूमिनियम एटम से, तो बन के आते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट्स, जिन्हें कह देते हैं हम जियोलाइट्स। जियोलाइट्स आर सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी बोल देते हैं, एंड they are used as a catalyst in petrochemical industries for cracking of hydrocarbons. मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी जियोलाइट्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है एवरीवन, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी कवर किया है वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। सो इट्स टाइम टू से थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।